हम लोग जो है घटना चक्र पॉलिटी का रिवीजन क्लास देख रहे थे। तो इसमें आज हम लोग जो है संविधान में अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। तो जो है प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में, तो जो संविधान का अनुच्छेद एक है, आर्टिकल 1 है, यह जो है संघ और संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। जैसे भारत, भारत या अर्थात इंडिया, तो इसके बारे में जो है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 बताता है। तथा अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में जो है जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में जो है अनुच्छेद 3 बताता है। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 में है। फिर अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस समय नागरिकता क्या थी, मतलब आजादी से पहले। फिर जो है आज संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय नागरिकता क्या थी। तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के बारे में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। तो मतलब आर्टिकल 15 बताता है कि किसी को जो है हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 जो है बता रहा है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें जो है विषयों में जो है लोक नियोजन के विषयों में जो है सभी को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। अनुच्छेद 18 यह जो फंडामेंटल राइट है 14 से लेकर के, तो फिर जो है अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत के बारे में अनुच्छेद 18 बताता है। अनुच्छेद 19 जो वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तथा अनुच्छेद 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो जो है आर्टिकल 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को जो है फ्री एवं जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तथा आर्टिकल 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 23 में जो है मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध के बारे में अनुच्छेद 23 बताता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 24 बताता है कि ऐसे जो 14 वर्ष से नीचे के बालक हैं उनका जो है कारखानों में जो है नियोजन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसमें जो है उनको जॉब नहीं मिल सकती जो 14 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं। तथा अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण, मतलब किसी धर्म को जो है आप अंतःकरण तथा उसको जो है आबाद रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। तथा अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। तथा अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया। तथा अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो है अनुच्छेद 39 में बताया गया। तथा अनुच्छेद 39 क
आर्टिकल 39 का में जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जो है सामान्य न्याय तथा जो है निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में आर्टिकल 39 का बताता है। तथा आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। तथा अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 में बताया गया है। तो आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में बताया गया। तथा आर्टिकल 43 ख में जो आर्टिकल 43 ख है, इसमें जो है सहकारी समितियों का संवर्धन के बारे में अनुच्छेद 43 ख में बताया गया। तथा अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। फिर आर्टिकल 45 में जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। तो जो अनुच्छेद 45 है, ये 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके जो है बाल्यावस्था की देखभाल तथा उनके शिक्षा के प्रावधान के बारे में आर्टिकल 45 बताता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में आर्टिकल 48 का बताता है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में अनुच्छेद 50 बताता है। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में अनुच्छेद 50 बताता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है आर्टिकल 51 में बताया गया। तो आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 बताता है। अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो फिर जो है अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तथा अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया। फिर अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया। तथा अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 बताता है। अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो है कैसे निर्वाचन होगा, यह जो है आर्टिकल 66 बताता है। अनुच्छेद 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद जो 70 है, यह अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताता है। फिर अनुच्छेद 72 जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जो है आर्टिकल 72 बताता है। तो अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति है। फिर जो है आर्टिकल 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में अनुच्छेद 73 बताता है। तो अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार के लिए जो अनुच्छेद 73 बताता है। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जो कि आर्टिकल 74 बताता है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह जो है मंत्रिपरिषद देगा, यह बात जो है अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अनुच्छेद जो 75 है, अनुच्छेद 75 का सब सेक्शन 1 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 बताता है। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन की प्रावधान किया है। तथा अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। तथा अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। तो एक शब्द है होता है दोस्तों सरल। तो जो सरल शब्द होता है, सरल में जो है सरल से हम याद कर सकते हैं जो 79 है, 79 सर से संसद के बारे में बताता है। तथा जो 80 जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 जो है
यह जो राज्यसभा के बारे में बताता है, तथा यल से ल से लोकसभा, लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के बारे में बताया गया। तो इस सरल शब्द से हम लोग जो है ये याद कर सकते हैं 79, 80, 81। तो जो ये 3 आर्टिकल है ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है अनुच्छेद 83 के सब सेक्शन 1, तो आर्टिकल 83 का सब सेक्शन 1 में जो है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। तो आर्टिकल 83 का जो सब सेक्शन 1 है यह जो है राज्यसभा का अस्थाई सदन के बारे में बताता है। तथा आर्टिकल 84, जो आर्टिकल 84 है इसमें जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब संसद की सदस्यता लेने के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 84 बताता है। आर्टिकल 85 जो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में जो है आर्टिकल 85 बताता है। तथा आर्टिकल 98 जो है संसद का सचिवालय के बारे में आर्टिकल 98 बताता है। अनुच्छेद 100, तो आर्टिकल 100 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होने पर करते हैं। तो इसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो 100 मतलब 50-50, तो जब 50-50 होगा तो लोकसभा अध्यक्ष जो है पक्ष या विपक्ष का मत जब 50-50 बराबर होगा तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत डाल सकता है। अनुच्छेद 108 में जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 बताता है। तो अनुच्छेद 108 जब कुछ दशा होगी, जब जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, तो उसमें जो है आर्टिकल 108 में बताया गया। तथा अनुच्छेद 109, जो आर्टिकल 109 है इसमें जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है आर्टिकल 109 में बताया गया। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 बताता है। अनुच्छेद 112, जो अनुच्छेद 112 जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट बोलते हैं, तो जो अनुच्छेद 112 है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, इसे जो है बजट भी बोलते हैं। तो इसे जो है बजट भी बोलते हैं। तो यह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में है, तो इम्पोर्टेंट है। तथा अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 बताता है। तथा अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 बताता है। तो जो अनुच्छेद 122 यह बताता है कि कोई भी न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, जिससे जो है न्यायपालिका तथा विधायिका एवं कार्यपालिका अलग रह सकती है। अनुच्छेद 123 जो है संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 123 बताता है। तो अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 बताता है। फिर अनुच्छेद 124, जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 बताता है। अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 बोलता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो उसी डिसीजन को जो है पालन करते हुए हाई कोर्ट भी जो है डिसीजन दे सकता है। इसीलिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 129 के तहत जो अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है। अनुच्छेद 137, आर्टिकल जो है 137 है, जो यह उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन जो रिव्यू की शक्ति है वह जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू की शक्ति है वह जो है आर्टिकल 137 में है। तथा अनुच्छेद 143, जो अनुच्छेद 143 है इसमें जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति कभी कभार किसी विषय पर जो है उच्चतम न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है परामर्श ले सकता है। तो ऐसा बात जो है अनुच्छेद 143 में बताया गया है। तथा अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 बताता है। तथा अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 बताता है। अनुच्छेद 161 जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के बारे में अनुच्छेद 161 बताता है। तो अनुच्छेद 161 जो है यह जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन के बारे में जो है निलंबन
परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता था। जो अनुच्छेद 161 है यह जो है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 161 बताता है। तथा अनुच्छेद 162 जो है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में बताया गया। अनुच्छेद 164 का सबसेक्शन 1 अनुच्छेद 164 का सबसेक्शन 1 में जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 161 में अनुच्छेद 164 के सबसेक्शन 1 में लिखा गया। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 बताता है। अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, मतलब अनुच्छेद 169 यह बताता है कि राज्यों में विधान परिषद का जो है सृजन और जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 में ऐसा बताया गया। अनुच्छेद 174 में जो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, मतलब जो राज्यपाल है वह जो है राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान तथा विधानसभा को विघटित जो है राज्यपाल कर सकता है। तो ऐसा बात जो है अनुच्छेद 174 में बताया गया। अनुच्छेद 200 में जो है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह जो है अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्ति है। जिस पर जो है अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट कोई भी स्कीम पास करती थी तो जो तमिलनाडु का राज्यपाल था वह जो है अपने पास तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो विधेयक थे उसको अपने पास रख लेती थी तथा राष्ट्रपति को विचार के लिए कभी कभार आरक्षित कर लेती थी। तो यही आर्टिकल अनुच्छेद 200 में बताया गया। तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना अनुच्छेद 200 बताता। अनुच्छेद 201 जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो है अनुच्छेद 201 में है। फिर अनुच्छेद 213 जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो है आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। फिर इसको जो अगर हम उलट दें, मतलब कि ऐसे कर दें तो दो को आगे लेके चले हैं तो 213 आर्टिकल 213 में जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है। अनुच्छेद 214 में जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 215 में जो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। तो अभिलेख न्यायालय जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हो सकती है। हाई कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय होती है इसके आधार पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है वह जो है अपना जो है डिसीजन दे सकती है। तो यह जो है अनुच्छेद 215 में जो है उच्च न्यायालयों का जो है अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 बताता है। आर्टिकल 216 में जो उच्च न्यायालयों का गठन, तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त के बारे में अनुच्छेद 217 बताता है। अनुच्छेद 219 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में अनुच्छेद 219 बताता है। तथा अनुच्छेद 226 है यह उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 बताता है। तो अनुच्छेद 226 जो है जो हाई कोर्ट होता है यह जो कुछ रीट निकाल सकता है, यह ऐसी बात जो अनुच्छेद 226 में बताया गया। अनुच्छेद 231 जो है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 231 बताता है। तो दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है, ऐसा बात जो है अनुच्छेद 231 में लिखा गया। अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है उसमें जो जिला न्यायाधीश होती है उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 में बताया गया। अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 239 बताता है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, तो आर्टिकल 239 का सब सेक्शन ए में जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241
अनुच्छेद 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, तो जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 241 बताता है। अनुच्छेद 243 का में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। फिर जो है अनुच्छेद 243 का में जो है पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 ग में जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 243 ग। फिर जो है अनुच्छेद 243 घ में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 243 घ बताता है। तो जो पंचायतों में जो है स्थानों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 घ बताता है। अनुच्छेद 243 झ जो है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 झ बताता है। तो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 झ बताता है। अनुच्छेद 243 ट जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 ट बताता है। अनुच्छेद 243 थ जो है नगर पालिकाओं का गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 243 ठ बताता है। अनुच्छेद 243 य का नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जो है अनुच्छेद 243 य का बताता है। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 य घ बताता है। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन जो है अनुच्छेद 243 य झ बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 य झ बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 247 जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की बात जो है अनुच्छेद 247 बताता है। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 249 बताता है। तो जो राज्य सूची के विषय के संबंध में जो भी राष्ट्रीय हित की बात होती है उस पर जो है संसद जो है कानून बना सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है अनुच्छेद 249 में बताता है। अनुच्छेद 253 जो है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है अनुच्छेद 253 में बताया गया है। अनुच्छेद 262 में जो है अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है अनुच्छेद 262 बताता है। अनुच्छेद 263 जो है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध जो है अनुच्छेद 263 बताता है। तो अनुच्छेद 263 जो है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 बताता है। अनुच्छेद 266 जो है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 266 बताता है। तो जो आर्टिकल 266 है यह भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान आर्टिकल 266 बताता है। अनुच्छेद 267 जो है भारत की आकस्मिकता निधि मतलब कंटिजेंसी फंड के बारे में जो है बात जो है अनुच्छेद 267 बताता है। अनुच्छेद 280 जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है अनुच्छेद 280 बताता है। अनुच्छेद 300 का जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना जो है आर्टिकल 300 का बताता है, जो कि पहले फंडामेंटल राइट 1906 में था। अभी जो है यह इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था इसे कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया, मतलब विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना आर्टिकल 300 का बताता है। अनुच्छेद 312 जो है यह जो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 बताता है। अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यह बात जो अनुच्छेद 315 बताता है। अनुच्छेद 323 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में अनुच्छेद 323 बताता है। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और जो है नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना जो है अनुच्छेद 324 बताता है। तो अनुच्छेद 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। तो निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और जो नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना जो है अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना जो है अनुच्छेद 326 बताता है। तो जो आर्टिकल 326 जो है यह जो वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है। फिर अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 330 जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है लोकसभा में एससी एवं एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 331 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया। तो जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो है समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी बात जो है अनुच्छेद 331 पहले बताता था, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया। और ये संशोधन पूछ लिया जाता है, यह संविधान संशोधन तो 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में जो है लागू आया था। तो जो अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 बताता है। तो अनुच्छेद 332 राज्य की जो विधानसभा है उसमें जो एससी एवं एसटी के रिजर्वेशन के बारे में अनुच्छेद 332 बताता है। अनुच्छेद 333 जो है राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 बताता है। तथा जो है यह अभी जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 है उसमें जो है इसे जो है निष्प्रभावी कर दिया गया। तो अनुच्छेद 333 में जो है राज्य की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो एससी कमीशन की स्थापना जो है अनुच्छेद 338 में है। तथा अनुच्छेद 338 का में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब नेशनल एसटी कमीशन जो एसटी कमीशन है इसकी बात जो है अनुच्छेद 338 क में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 338 ख जो कि इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 338 ख जो है पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग जो है बनाने की बात कही गई। तो अनुच्छेद 338 क में जो है नेशनल ओबीसी कमीशन बनाने की बात कही है। अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात कही गई। तो अनुच्छेद 340 में जो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। तो अनुच्छेद जो 343 है इसमें जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा आयोग बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 350 का में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद जो 350 का है या जो प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दिया जा सकता है, ऐसी बात जो है अनुच्छेद 350 क में बताया गया। अनुच्छेद 350 ख में जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी के बारे में अनुच्छेद 350 ख बताता है। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो जो अनुच्छेद 352 है यह जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या जो है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है अनुच्छेद 352 बताता है। तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा का उपबंध जो अनुच्छेद 356 में बताया। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 बताता है। तथा अनुच्छेद 368 जो है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 बताता है। तो अनुच्छेद 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अनुच्छेद 368 बताता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अनुसूचियां एवं उनके विषय। तो यहाँ जो है अनुसूचियां भारतीय संविधान में अनुसूचियां एवं उनके विषय के बारे में जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। जो पहली अनुसूची है वह जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो जो पहली अनुसूची है वह जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची बताती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति
तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति एवं तथा अन्य उच्च पदाधिकारी हैं जिनको वेतन कितना मिलना चाहिए, ऐसी बात जो है दूसरी अनुसूची में बताया गया। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची में बताया गया। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में बताया गया। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है पांचवी अनुसूची में बताया गया। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध पांचवी अनुसूची में बताया गया। छठी अनुसूची है उसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध जो है छठी अनुसूची में बताया गया। तो जो छठी अनुसूची है इसमें जो है पूर्वोत्तर राज्य जिसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध जो है छठी अनुसूची में बताया गया। सातवीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन बताया गया। तो जो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो भी शक्तियों का विभाजन है वह जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में जो है सातवीं अनुसूची में बताया गया। आठवीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में जो है आठवीं अनुसूची में बताया गया। नौवीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। तो जो नौवीं अनुसूची है या जो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण जो है नौवीं अनुसूची में बताया गया। दसवीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में जो है दसवीं अनुसूची बताता है। ग्यारहवीं अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है ग्यारहवीं अनुसूची में बताया गया। बारहवीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध जो है बारहवीं अनुसूची में बताया गया। तो जो बारहवीं अनुसूची है उसमें जो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध को जो है बारहवीं अनुसूची में बताया गया है। फिर क्षेत्रीय परिषद, तो पूछा जाता है एग्जाम में कि क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय। तो क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, तो जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कोलकाता है। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। तो मुंबई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है प्रयागराज, इलाहाबाद है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, तो जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 है उसमें जो है पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम की समस्याओं के बारे में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में बताया गया है। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है इनकी समस्याओं को। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है नए राज्यों का गठन के बारे में देखेंगे। तो जो आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। गुजरात एवं महाराष्ट्र का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर, हुआ जो है 1 मई 1960 को जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र का जो है विभाजन हुआ। नागालैंड का निर्माण जो है 1 दिसंबर 1963, तो 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड का निर्माण हुआ। हरियाणा का निर्माण जो है 1 नवंबर 1966, तो इसमें जो है अगर 3 ऐड करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा का निर्माण हुआ। तथा जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो 25 जनवरी 1971, तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माण 25 जनवरी 1971 को हुआ। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3 राज्यों का निर्माण जो 21 जनवरी 1972 को जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का निर्माण 21 जनवरी 1972 को हुआ। फिर सिक्किम का निर्माण जो है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम का निर्माण हुआ। तो सिक्किम का निर्माण 16 मई 1975 को जो है सिक्किम का निर्माण हुआ। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का निर्माण जो है 20 फरवरी 1987 को जो है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। गोवा का निर्माण जो है 30 मई 1987 को जो है गोवा का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है 1 नवंबर 2000 को जो है
छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। उत्तराखंड का निर्माण जो 9 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ, बट जो है डेट में फर्क है। तो जो है 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ का हुआ, फिर जो है 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड का हुआ, फिर 15 नवंबर को जो है झारखंड का हुआ। तो तेलंगाना का निर्माण जो है 2 जून 2014 को हुआ। तो तेलंगाना का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ। फिर मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट है, हम जो है डायरेक्टिव स्टेट जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें हम लोग अंतर देखेंगे। तो जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह जो भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तथा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, यह जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है भारतीय संविधान का भाग 4 बताता है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित जो है फंडामेंटल राइट है, जबकि जो है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति जो है नकारात्मक है, जबकि जो है नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति जो है सकारात्मक है। मौलिक अधिकार जो वाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट है, अगर यह नहीं पूरा होगा तो इसके उल्लंघन पर जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है, यह जो गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जो नीति निर्देशक तत्व है, इसे जो है कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यह जो है दे भी सकती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकती है। फिर जो है फंडामेंटल राइट जो है कानूनी रूप से मान्य है। तो जो मौलिक अधिकार है, यह जो कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है। फिर जो है मौलिक अधिकार जो है लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती। तो फंडामेंटल राइट लागू करने के लिए जो है कोई भी जो है विधान या नियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन जो है फंडामेंटल राइट करता है, जबकि जो है नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए प्रोत्साहित करता है। जो मौलिक अधिकार है, यह जो नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है, मतलब इसे जो है नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो है यह जो है स्वतः प्राप्त हो जाता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है, यह जो सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो मौलिक कर्तव्यों की सूची दिया गया है, तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह तो जो क है, ये इसमें जो है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जो ख है, यह जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे तथा उनका पालन करे। ग, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तथा घ, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर जो राष्ट्र की सेवा करें। तथा अंगा जो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो जो च है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील और नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। फिर जो है नेक्स्ट जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकास करे। फिर नेक्स्ट जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर जो है नेक्स्ट व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। फिर नेक्स्ट जो है यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की
6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह जो फंडामेंटल राइट तथा नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के लिए जितने भी बच्चे हैं उनके जो है शिक्षा के लिए जो है अवसर प्रदान करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से जो है 13 मई 1962 तक था। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे यह जो है 12 साल तक जो है राष्ट्रपति रहे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यह जो निर्विरोध चुने गए। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से जो है 13 मई 1967 तक था। फिर जो जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से जो है 3 मई 1969 तक था। वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। जो फखरू दीन अली अहमद, तो जो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। नीलम संजीव रेड्डी हैं, यह जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक थे। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। आर वेंकट रमन का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से जो 25 जुलाई 1997 तक था। फिर जो है के आर नारायणन थे, यह जो 25 जुलाई 1997 से जो है 25 जुलाई 2002 तक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल जो है 25 जुलाई जो 2002 से जो है 25 जुलाई 2007 तक था। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यह जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से जो है 25 जुलाई 2012 तक था। फिर जो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से जो 25 जुलाई 2022 तक था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, इनका जो है कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल के बारे में यहाँ दिया गया है। तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं यह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो कि क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल जो है इनका जो 1952 से 1957 तथा द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है यह जो है 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1952 से जो है 1962 तक। फिर जो है जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। वीवी गिरी का कार्यकाल 1967 से 69 तक था। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल 1969 से 74 तक था। जीडी जत्ती का कार्यकाल 1974 से 79 तक था। न्यायमूर्ति हिदयातुल्ला का कार्यकाल 79 से जो है 84 तक था। आर वेंकट रमन का कार्यकाल 1984 से 1987 तक था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1987 से जो है 1992 तक था। के आर नारायणन का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। कृष्णकांत थे, उनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। तो जो हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से 2017 तक था। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 था तथा 2007 से 12 था तथा हामिद अंसारी का द्वितीय कार्यकाल जो है 2012 से 2017 तक था। वेंकैया नायडू हैं, इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक था। फिर जो है जगदीप धनखड़ वर्तमान जो है उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 2002 से अब तक है। तो फिर प्रधानमंत्री, यहाँ जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से जो है 27 मई 1964 तक था। फिर गुलजारी लाल नंदा जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, या जो गुलजारी लाल नंदा थे, इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से जो है 9 जून 1964 तक था। यह जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर तीसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 9 जून 1964 से जो है 11 जनवरी 1966 तक था। तो 1962 का युद्ध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो है जो 1962 का युद्ध हुआ था, यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। फिर जो है जो 1965 का युद्ध हुआ था, वह जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से जो है 24 जनवरी 1966 तक था। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जो 5वीं प्रधानमंत्री बनी, इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से जो 24 मार्च 1977 तक था। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से जो है 28 जुलाई 1979 तक जो है मोरारजी देसाई का कार्यकाल था। तो दोस्तों जो है लाल बहादुर जो 3 प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा जो है इंदिरा गांधी, इनका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका जो मृत्यु जो है इनके कार्यकाल में ही हुआ। तो मतलब जब ये प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी, तो इनके जो है कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हुई तथा मोरारजी देसाई का कार्यकाल जो है यह जो है 24 मार्च 1977 तक था। तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से जो है 28 मार्च 24 मार्च 1977 से जो है 24 मार्च 1977 तक था। यह जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो जो मोरारजी देसाई है, यह जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे एवं मंत्रिपरिषद पद से त्यागपत्र देने वाले यह जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह है, इनका कार्यकाल जो है 28 जुलाई 1979 से जो है 14 जनवरी 1980 तक था। तो जो चौधरी चरण सिंह है, इनका कार्यकाल जो है 28 जुलाई 1979 से जो है 28 जुलाई 1979 से जो है 14 जनवरी 1980 तक था। यह जो है लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। मतलब चौधरी चरण सिंह जो है कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। फिर इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो 14 जनवरी 1980 से जो है 31 अक्टूबर 1984 तक था। फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के बाद जो है फिर जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी का जो कार्यकाल था, यह जो है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था। फिर उसके बाद जो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है, यह जो है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। फिर जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, यह जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह है, इन्हें जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला, अगर पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वह जो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह थे। फिर जो चंद्रशेखर थे, इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 था। फिर जो पीवी नरसिम्हा राव जो पीवी नरसिम्हा राव 12वें प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से जो है 16 मई 1996 तक था। तो जो पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि पद जब ग्रहण किया था तो उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो वह जो पीवी नरसिम्हा राव हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था, जो कि 13 दिन का मात्र कार्यकाल था। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी था, इनका जो है अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका सबसे छोटा कार्यकाल है, तो वह जो है अटल बिहारी वाजपेयी है। इनका कार्यकाल 13 दिन का था। एच डी देवगौड़ा, तो जो एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से जो है 21 अप्रैल 1997 तक है। तो एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का है। तो एच डी देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो जो एच डी देवगौड़ा है, यह जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से जो है 19 मार्च 1998 तक था। फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी जो है नेक्स्ट पीएम अगेन बने। फिर इनका कार्यकाल जो है 19 मार्च 1998 से जो है 22 मई 2004 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार 13 दिन के लिए, फिर दूसरी बार जो है पूर्ण बहुमत से आए।
फिर जो है मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो है 22 मई 2004 से जो है 26 मई 2014 तक था। फिर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक जो है नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है राज्यसभा सदस्य संख्या, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, कौन से राज्य में कितनी है, तो ये जो है राज्यसभा में कौन से राज्य में कितनी सदस्य संख्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो है राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो हो सकती है वह जो है 250 हो सकती है। तो पूरे इंडिया में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या जो है 245 है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 245 है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। फिर जो है इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें जो है 12 जो सदस्य हैं वह जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो मिनिमम आयु है वह जो है 30 वर्ष है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो मिनिमम एज है वह जो 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है। इसके 1/3 सदस्य जो राज्यसभा है, इसके जो है 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष जो है रिटायर होते रहते हैं। ऐसी बात अनुच्छेद 83 के सबसेक्शन 1 में बोला गया। तो आइए हम राज्यसभा में किस राज्य में कितने राज्यसभा के सीट हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट जो है 11 है। असम में जो है 7 है। छत्तीसगढ़ में जो 5 राज्यसभा की सीट है। गुजरात में जो है 11 राज्यसभा की सीट है। हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीट है। झारखंड में जो 6 राज्यसभा की सीट है। केरल में 9 राज्यसभा की सीट है। महाराष्ट्र में जो है 19 राज्यसभा की सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा की सीट है। बिहार में जो है 16 राज्यसभा की सीट है। गोवा में जो है 1 राज्यसभा की सीट है। हरियाणा में जो 5 है। जम्मू कश्मीर में जो है 14 राज्यसभा की सीट है। कर्नाटक में जो है 12 है। फिर मध्य प्रदेश में 11 है। फिर मणिपुर में जो है 1 राज्यसभा की सीट है। फिर जो है मेघालय में जो है 1 राज्यसभा की सीट है। नागालैंड में भी 1 राज्यसभा की सीट है। ओडिशा में 10 है। फिर जो पंजाब में 7 है। फिर जो सिक्किम में 1 राज्यसभा की सीट है। त्रिपुरा में 1 है। उत्तराखंड में 3 है। तेलंगाना में 7 है। फिर जो है मिजोरम में जो है 1 है। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसमें जो 3 राज्यसभा की सीट है। पुदुचेरी में जो है पुदुचेरी में 1 है। फिर जो राजस्थान में जो है 10 राज्यसभा की सीट है। तमिलनाडु में जो 18 राज्यसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है जो कि 31 है। तथा पश्चिम बंगाल में जो 80 राज्यसभा की सीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है लोकसभा सदस्य की संख्या के बारे में दिया गया। तो जो लोकसभा की संरचना जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह जो है 552 है। तो 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। इनमें से अधिकतम जो संख्या है, इनमें से अधिकतम 530 सदस्य, जो इसमें से 530 सदस्य हैं, तो 552 में से 530 सदस्य जो है राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, वह अधिकतम 20 सदस्य जो है संघ राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों से। तो जो अधिकतम 20 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित क्षेत्रों से, तथा जो 2 सदस्य थे जिनको जो है आंग्ल भारतीय समुदाय है, इसको जो है अभी एबोलिश कर दिया गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो है 25 लोकसभा की सीट है। असम में जो है 14 लोकसभा की सीट है। छत्तीसगढ़ में जो है 11 लोकसभा की सीट है। गोवा में जो है 2 लोकसभा की सीट है। हरियाणा में जो है 10 लोकसभा की सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 है। कर्नाटक में 28 है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश में 2 है। बिहार में जो है 40 है।
तो फिर जो है गुजरात में जो है 26 है। फिर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है लोकसभा की सीट जो है 4 है। झारखंड में जो है 14 लोकसभा की सीट है। केरल में जो है 20 लोकसभा की सीट है। मेघालय में जो है 2 लोकसभा की सीट है। मणिपुर में जो है 2 लोकसभा की सीट है। फिर महाराष्ट्र में जो है 48 लोकसभा की सीट है। तो जो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है। मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीट है। नागालैंड में जो है 1 लोकसभा की सीट है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है। सिक्किम में जो 1 लोकसभा की सीट है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है जो कि 80 है। फिर जो पश्चिम बंगाल में जो 42 लोकसभा की सीट है। दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें 7 लोकसभा की सीट है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है। फिर लक्षद्वीप में जो है 1 लोकसभा की सीट है। फिर जो है मणिपुर में जो है 2 लोकसभा की सीट है। तो मणिपुर में जो है 2 लोकसभा की सीट है। मिजोरम में जो है 1 लोकसभा की सीट है। उड़ीसा में 21 सीट है। राजस्थान में 25 सीट है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है। त्रिपुरा में जो 2 लोकसभा की सीट है। उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा की सीट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 लोकसभा की सीट है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में जो है 2 लोकसभा की सीट है। पुदुचेरी में 1 लोकसभा की सीट है। फिर जो लद्दाख में जो है 1 लोकसभा की सीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में तथा उनका कार्यकाल कौन सा था, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वह जो जीवी मावलंकर थे। तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 1952 से जो है 27 फरवरी 1956 तक था। तो एम अनंत सैनम आयंगर थे, इनका कार्यकाल 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक था। हुकुम सिंह का कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक था। एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक था। जे एस ढिल्लन थे, इनका कार्यकाल जो है 8 अगस्त 1969 से जो है 17 मार्च 1971 तक था। बलीराम भगत है, इनका कार्यकाल जो है 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक था। फिर जो है के एस हेगड़े हैं, इनका कार्यकाल जो है 21 जुलाई 1977 से जो है 21 जनवरी 1980 तक था। बलराम जाखड़ है, इनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक था। रवि राय का जो कार्यकाल है, यह जो 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक था। शिवराज वी पाटिल का कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक था। पी ए संगमा थे, इनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। जी एस बाल योगी है, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1998 से जो है 19 अक्टूबर 1999 तक था। मनोहर जोशी का कार्यकाल जो है 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक था। सोमनाथ चटर्जी का कार्यकाल 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक था। मीरा कुमार का कार्यकाल 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक था। तो फिर जो है सुमित्रा महाजन का कार्यकाल है, यह जो है 6 जून 2014 से जो है 17 जून 2014 तक था। ओम बिरला का कार्यकाल 19 जून 2019 से अब तक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में देखेंगे। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताई गई है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आई थी। ये जो है 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बताई गई है। तो सर जीवी के राव समिति है, यह 1985 में आई थी। एल एम सिंधवी पंचायती समिति है, यह जो है 1986 में आई थी। तथा पी के थंगुन समिति है, यह 4 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया गया, जो कि 1988 में आया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष। तो जो वित्त आयोग है, इसकी जो बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में कही गई। तो जो पहला वित्त आयोग है, यह जो 1951 में आया था। तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे जो केसी नियोगी थे। तो केसी नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है के संतानम थे। तीसरे के जो है ए के चंदा थे। चौथे के
पीवी राजमन्नार थे, पांचवें के महावीर त्यागी थे, छठे के ब्रह्मानंद रेड्डी थे, सातवें के जे.एम. सेलट थे तथा आठवें के वाई.वी. चौहान थे। फिर जो है नौवें के जो है एन.पी. नवे का जो है एन.पी. के सालवे थे, जिनका कार्यकाल 1989 से 1995 तक था। फिर जो 10वें के सी पंत थे, जिनका कार्यकाल 1995 से 2000 तक था। फिर 11वें के ए.एम. खुसरो हैं थे, जिनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक था। तो जो 12वां वित्त आयोग है, 12वां वित्त आयोग जो 2002 में आया था, इसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे, जिनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक था। 13वां वित्त आयोग जो विजय एल केलकर 2007 में आया था, जिनका कार्यकाल जो है 2010 से 2015 तक था। फिर 14वां वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी थे, जिनका कार्यकाल जो है 2015 से 2020 तक था। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, जिनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक था। फिर जो 16वें वित्त आयोग जो कि 2023 में आया था, 2023 में, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यह जो अरविंद पनगड़िया हैं, जिनका कार्यकाल 2026 से 2031 तक है रहेगा। तो जो अरविंद पनगड़िया हैं, इनका कार्यकाल जो है 2026 से जो है 2031 तक रहेगा। तो जम्मू कश्मीर, तो इसमें जो है अनुच्छेद हैं तथा अनुच्छेद के बारे में विवरण दिया गया। तो जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध किया गया है, जो कि अब निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य है, इसके संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 371 का में जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 371 ख में जो असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग में जो मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ में जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 300 जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 छ में जो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ में जो है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। फिर जो अनुच्छेद 371 ज में जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ में जो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 इ में जो कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 6 अगस्त 2019 से प्रवर्तन में नहीं है। फिर जो है तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है विज्ञान, यहाँ जो पॉलिटी फिनिश्ड हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है साइंस देखेंगे। तो साइंस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है साइंस में जो है हम लोग जो है इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। तो इन मूल मात्रकों को जो है राशि एवं उनका प्रतीक चिन्ह देखेंगे। तो जो मूल मात्रक हैं, तो जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक जो है मीटर है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। समय, समय का एसआई मात्रक सेकंड है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ताप उष्मा गतिकी, तो ताप उष्मा गतिकी का एसआई मात्रक केल्विन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ताप उष्मा गतिकी है, इसका एसआई मात्रक केल्विन है। फिर जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है मोल है। फिर जो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है कैंडेला है, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मूल मात्रक है, उनसे बनाए जाने वाले जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनके मात्रक के बारे में बताया गया है यहाँ। तो जो समतल कोण है, समतल कोण का जो विशिष्ट मात्रक है, वह जो रेडियन है। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो है। बल, बल का मात्रक न्यूटन है। दाब एवं प्रतिबल, जो दाब एवं प्रतिबल है, इसका मात्रक पास्कल है। ऊर्जा, कार्य, उष्मा, तो ऊर्जा, कार्य, उष्मा का जो मात्रक है, वह जो जूल है। फिर जो है शक्ति, रेडियंट फ्लक्स का मात्रक जो है, जो शक्ति एवं जो रेडियंट फ्लक्स है, इसका मात्रक जो है वाट है। तो शक्ति एवं रेडियंट फ्लक्स का मात्रक वाट है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। फिर
वोल्टता विद्युत विभवांतर, वोल्टता एवं विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारिता, जो विद्युत धारिता कैपेसिटर है उसका मात्रक फैराड है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या है, तो वह जो सीमेंस है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक वेबर है। फिर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला है। प्रेरकत्व का मात्रक जो है हेनरी है, तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। तापमान, जो तापमान है, तापमान का मात्रक जो है डिग्री सेल्सियस है, तो जो तापमान है, तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स है। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता, एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का मात्रक जो है बेकुरल है। आवेशित विकिरण की मात्रा, जो आवेशित विकिरण मात्रा है इसका मात्रक ब्रे है। विकिरण मात्रा का मात्रक जो सीवर्ट है। फिर जो है विकिरण मात्रा समतुल्य का जो मात्रक है सीवर्ट है। तथा उत्प्रेरण सक्रियता इसका मात्रक जो है कैटल है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो यसाई मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक, तो यसाई मात्रकों के पदों में जो कुछ व्युत्पन्न मात्रक है उनके जो है बारे में हम इसमें बताया गया। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को जो मीटर स्क्वायर है। फिर आयतन, आयतन का जो मीटर क्यूब है। चाल, वेग एवं त्वरण, जो चाल वेग है इसका समान मात्रक है, वह जो मीटर प्रति सेकंड है। फिर जो त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फिर जो है तरंग संख्या, जो तरंग संख्या वेव नंबर का मात्रक जो है प्रति मीटर है। घनत्व, द्रव्यमान घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। विशिष्ट आयतन का मात्रक मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम है। विद्युत धारा घनत्व, जो विद्युत धारा घनत्व करंट डेंसिटी इसका मात्रक मीटर प्रति मीटर। फिर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, फिर जो है पदार्थ की सांद्रता की मात्रा का मोल प्रति मीटर क्यूब है। फिर जो है द्रव्यमान सांद्रता, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। फिर जो है दसों के घातों के नाम एवं उनके प्रतीक निम्न है। तो जो 10 की घातों के नाम को क्या कहते हैं तथा उनके प्रतीक, तो जो योटा है, जो 10 टू द पावर 24 है उसे जो योटा कहते हैं, तथा 10 टू द पावर 21 को जो है जेट्टा कहते हैं। 10 के घात 18 को जो है एक्सा कहते हैं। 10 के घात 15 को पेटा कहते हैं। 10 के घात 12 को जो है टेरा कहते हैं। 10 के घात 9 को जो है गीगा कहते हैं। फिर 10 के घात 6 को जो है मेगा कहते हैं। फिर 10 के घात 3 को जो है किलो कहते हैं। तो फिर इधर जो है एक्टो है, या जो 10 के घात -24 को कहते हैं जेप्टो। जेप्टो में जो है मतलब कि इधर जो प्लस रहेगा तो आ का मात्रा रहेगा, तथा जब माइनस रहेगा तो ओ का मात्रा रहेगा। जैसे इधर 10 के घात 21 को जेप्टा कहते हैं। 10 के घात -21 को जो है जेप्टो कहते हैं। 10 के घात -18 को जो है एप्टो कहते हैं। 10 के घात -15 को जो है फेप्टो कहते हैं। 10 के घात -12 को पीको कहते हैं। फिर जो 10 के घात -9 को जो है नैनो कहते हैं। 10 के घात -6 को जो है माइक्रो कहते हैं। फिर जो है 10 के घात -3 को जो मिली कहते हैं। 10 के घात -2 को सेंटी कहते हैं। फिर जो है 10 के घात -1 को जो है डेसी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक में ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण के बारे में बताया गया है। तो जो इलेक्ट्रिक पंखा है, इलेक्ट्रिक पंखा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब है, या जो विद्युत ऊर्जा से जो है ऊष्मा एवं दीप्त ऊर्जा में जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो जो विद्युत बल्ब है, या जो विद्युत ऊर्जा से जो है ऊष्मा एवं दीप्त ऊर्जा, जो कि विद्युत बल्ब जलता है तथा गर्म भी होता है, तो यह जो है गर्म जब होता है तो यह ऊष्मा, और जो जब जलता है तो यह जो दीप्त ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल में जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में जो है ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत सेल करता है। जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो है ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण मोमबत्ती करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, या जो ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनमो है, या जो यांत्रिक ऊर्जा से ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से जो है ध्वनि ऊर्जा में जो है ऊर्जा का रूपांतरण करता है। सितार
सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन है या जो ऊष्मा ऊर्जा से जो है यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। टरबाइन का चलना, जो टरबाइन का चलना है या जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण है या जो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत जनित, जो विद्युत जनित है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर है या जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डीजल इंजन, जो डीजल इंजन है या जो रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो जो विभिन्न माध्यम है उसमें ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी रहेगी। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक रहेगी, वह जो 1284 मीटर पर सेकेंड। हीलियम में 965, वायु में जो है 346,